हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर लेसन 2। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग वेक्टर का लेसन 1 पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे चीजें हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, वेक्टर्स कैसे कैसे इसका रिजोल्यूशन करा जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन निकाला है, कंपोनेंट्स निकाले हैं। ये बहुत सारे चीज हमने उस लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो या फिर आप वेक्टर का सेकंड लेसन देख रहे हो तो अब पहला लेसन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वेक्टर का सेकंड लेसन से आप शुरुआत कर दोगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको जो पहला लेसन देख लो आई बटन क्लिक करके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे यूनिट वेक्टर हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर वगैरह वगैरह चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिजोल्यूशन, फिर अब डायरेक्शन, कोसाइंस और फिर न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको हेल्प होने वाला है कि नहीं? तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर को पढ़ेंगे। जैसे यूनिट वेक्टर आपको नाम से ही कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। यूनिट मतलब वन होता है, वेक्टर मीन्स तो वेक्टर है। तो यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों वन होता है और वेक्टर तो आपका डायरेक्शन बता देगा। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसानी से हमको इसमें समझ में आ गया। तो हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में सिर्फ डायरेक्शन को पता करने के लिए, डायरेक्शन को डिनोट कराने के लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ वन होता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन हो सकता है इस डायरेक्शन पे, हो सकता है उस डायरेक्शन पे। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। बच्चों में आपको थोड़ा बहुत याद होगा जो हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था। दो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। एक हो जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मानो यहां पे मैंने लिखा ये ए वेक्टर है और यहां पे आपको डायरेक्शन दे दिया, थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड और ये आपका डायरेक्शन होता है फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, एंड हियर रेफरेंस एक्सिस इज एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आता है? ओके। अब यहां पे इस जो एक वेक्टर हमें निकालना है, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। यहां पे बच्चों मैग्नीट्यूड इसका कितना है? ए है। तो इसको अगर वन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए से डिवाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए ऐसे हमें पता चला। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट में अगर मैग्नीट्यूड इसको वन बनाना है तो हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड बुरा मान जाएगा, उसको भी हम डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू आपको वन, ये वाला मिल रहा है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में? यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? सो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर, जो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इतना आपको समझ में आता है? तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा। और यूनिट वेक्टर को ना हम कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैप से। जैसे ये ए कैप ऐसे लिखते हैं, ए कैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दैट यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए वेक्टर। बात समझ में आया? तो यही हमारा यूनिट वेक्टर होता है और ये आपको क्या सिग्निफाई करता है? कोई भी एक डायरेक्शन आपको बतलाता है। बात समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड तो उसका वन है, मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? वन ही तो है। अब उसका जो सिर्फ कोई भी एक मैग्नीट्यूड, कोई भी एक वेक्टर का एक्चुअल में डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो बात यहां पे ये समझ में आता है। दूसरा, हम किसी भी अगर एक वेक्टर को हम लिखना चाह रहे हैं, अगर कोई भी वेक्टर को हम लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का लिखना चाह रहे हैं वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। मानो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको बता देता हूं। मानो कि ये बी वेक्टर है बच्चों, यहां पे मैंने बोला ये वी वेक्टर है, राइट? अब ये आपको मैंने बोला कि आपको इसका कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। मानो ये मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला 10 मैग्नीट्यूड। हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, along the direction of b। बच्चों ध्यान से उसको सुनो। मैंने क्या पूछा? एक वेक्टर b है जो डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है, इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस डायरेक्शन पे उसका वेक्टर है। मैंने आपको बोला कि
एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड उसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी है। तो देखो मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर लिखना है, कोई भी वेक्टर लिखना है, इसका मतलब मैंने अभी अभी बोला कि सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लिखना होता है। दैट मीन्स आपने क्या लिखा, 10 लिखा। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। अब ये यूनिट वेक्टर किसका है, जिस डायरेक्शन आप दिखाना चाहते हो। यहां पे आप किसका डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो बच्चों, बी का डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो। बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन किसका आएगा, आप खुद बोल रहे हो बी का। हम एक साथ बोले हैं बी का यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ता है क्योंकि बी का ही हमें डायरेक्शन पता होना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर जैसे b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हमारा कोई भी एक वेक्टर है, हो गया मान लो c वेक्टर। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, इसका यूनिट वेक्टर लिखो और जो वेक्टर c वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो ये बहुत ही आसान तरीका है यूनिट वेक्टर को पता करना। बात समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर हमें समझ में आया। पहले क्या करना है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स वो जो भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर देना पड़ता है। दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर। बात समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होता है। जैसे हमने यूनिट वेक्टर, बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स होता है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है। सब वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। जो कोई भी वेक्टर अब मान लो उसका अगर कोई यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन बता रहा है तो उसी के यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो अलग अलग हर एक वेक्टर का अलग अलग यूनिट वेक्टर होता है। बट इन इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड हम लोग पढ़ने वाले हैं सम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। जैसे हम जानते हैं तीन हमारा म्यूचुअल डायरेक्शन होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तीन एक्सिस होता है। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस एंड तीसरा होता है जेड एक्सिस। और वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने आपको यहां से दिखाया, ये एक्स एक्सिस हो जा रहा है, ये वाई एक्सिस हो जा रहा है और ये आपका जेड एक्सिस हो रहा है। अब ये एक्स एक्सिस हमेशा आपको एक्स वेक्टर वगैरह वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर निकाला गया कि जो एक्चुअल में एक्स का डायरेक्शन बताता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बताया गया जो वाई का डायरेक्शन बताता है, तीसरा आपका इधर जेड का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, जो तीन यूनिट वेक्टर है, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, जिसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। एक होता है जे कैप और तीसरा होता है हमारा के कैप। आई कैप होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब आप बोल सकते हो एक्स वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो हम लोग एक्स आई बोलते हैं, और जो y वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना बच्चों, उसको हम z बोलते हैं। और जो j बोलते हैं, और z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं k। इतना आपको समझ में आता है। ओके। अगर एक वेक्टर, मानो कि एक वेक्टर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मानो कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो हमने बोला ये यहां से x डायरेक्शन पे ये आप बोल सकते हो 3 मीटर गया, x डायरेक्शन पे 3 मीटर गया। तो अगर ये x डायरेक्शन पे जो भी डिस्टेंस कवर करा या फिर जो भी उसने आपका वेक्टर कवर करा, जो भी वेक्टर आपको दिखाना होता है, तो हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये x का वैल्यू 3 है, तो ये वेक्टर को कैसा लिख सकता हूं मैं, 3 जो मैग्नीट्यूड ऑफ x अलोंग x एंड डायरेक्शन जो भी उसका x का डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं 3i कैप। जैसे अब आपको बता देता हूं, मानो कि ये हमारा अलोंग y एक्सिस एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 2 है, तो ये जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो अगर इस डायरेक्शन पे मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 जे कैप लिखूंगा। अगर इधर में 7 है, मान लो 7 है, जेड डायरेक्शन पे कितना है, 7 है, तो मैं इसका वेक्टर लिख देता हूं 7 के कैप। तो बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में हमने तीन तीन अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर देखा है। और ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर एक्चुअल में ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई भी वैल्यू दे सकता है, मानो कि एक वैल्यू आपको दे दिया कि एक पॉइंट है जैसे 1 2 एंड 3, ऐसा बोला आपको, बोला कि इसका जो ये ए वेक्टर निकालो, कोई भी एक वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो आप सिंपल निकाल सकते हो इसका पोजीशन वेक्टर जो है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस, इतना ट्रेवल करा, और ये वाई
एक्सिस हो गया और ये वाला आपका जेड एक्सिस का है। इतना आपको समझ में आता है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का निकाल के हम कोई भी एक वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं अगर विथ रेस्पेक्ट टू हम ओरिजिन देख रहे हैं। आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो जो वेक्टर है एक्चुअली में बच्चों, यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। कोई भी एक पोजीशन वेक्टर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो उस सिचुएशन में मानो हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा टू डायमेंशनल है ना। टू डायमेंशनल मींस एक्स एंड वाई एक्सिस है। जो x का आपका यूनिट वेक्टर है वो i होता है और y का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, j बोलते हैं। अब मानो कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे p पॉइंट है और दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, राइट बच्चों। o पॉइंट हमारा ओरिजिन है और p हमारा कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब ये p पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इज डिनोटेड बाय r वेक्टर। क्या डिनोटेड बाय r वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो rp। ओके, अब ये से इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है। अब ये आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ, इतना आपको समझ में आता है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको जब रिजोल्यूशन के बारे में बताया था, जो हम किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन पे भी रिजोल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे भी रिजोल्व करते हैं, जिस डायरेक्शन के जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाया हुआ है उस एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है या फिर मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड आर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड आर है तो मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा। बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो, ये थीटा हो गया आपका, ये बेस हो गया और ये आर जो भी है आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, बेस डिवाइडेड बाय एच। इसका मतलब बी कैन बी रिटन एज एच इंटू कॉस थीटा और हियर एच इक्वल्स टू आर। बच्चों ये आपको समझ में आ गया और कॉस थीटा तो पहले से ही है। अब अगर इसका ये वाला कंपोनेंट हम निकालना चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसमें r sin थीटा लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये सारे चीज बताया था। अब यहाँ पे जो x r cos थीटा मैंने लिखा ना बच्चों, ये किस डायरेक्शन पे है, x डायरेक्शन पे। अगर इसको हम एक वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x डायरेक्शन का rx वेक्टर को मैं अगर लिखना चाहूं तो r कॉस थीटा आई कैप, क्या लिख सकता हूं मैं, आर कॉस थीटा आई कैप। अगर आर वाई में लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, क्या लिख सकता हूं, आर साइन थीटा जे कैप। बच्चों ये आपको मिला, ये आपको क्या मिला, ये आपका एक्स वेक्टर मिला, वाई वेक्टर मिला, ये सारे चीज आपको मिल गया। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहते हैं, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप, मतलब हम एक्स का लिखा है, एक्स कंपोनेंट में एक्चुअल में क्या होता है, एक वेक्टर जो भी एक वेक्टर होता है वो एक्चुअली सारे के सारे कंपोनेंट का समेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेक्टर इधर डायरेक्शन पे है और ये वेक्टर इधर डायरेक्शन पे है, तो r विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो यू कैन राइट, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका x एक्सिस गया, ये y एक्सिस गया और ये आपका r वेक्टर हो गया जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, r साइन थीटा इंटू जे कैप, ये आपको समझ में आता है। अब यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर इन यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। कोई भी एक वेक्टर, मानो यहाँ पे आरपी वेक्टर आपको दिया हुआ है, मानो ये वाला 4i कैप प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप। अब बच्चों यहाँ पे बता सकते हो तुम कि कौन सा x कंपोनेंट है, कौन सा y कंपोनेंट है। i वेक्टर जिसके साथ है, i कैप जिसके साथ है वो ऑब्वियस बात है x का कंपोनेंट होगा, j कैप जो जिसके साथ है वो हमारा y का कंपोनेंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। बच्चों ये आपको समझ में आता है कि नहीं, बोलो, ये आपको समझ में आता है कि नहीं, बोलो। आ गया ना बच्चों, अगर नहीं आया तो जल्दी कमेंट करो, अभी सर नहीं आया दोबारा उसको समझाओ, मैं आपको समझा दूंगा, है कि नहीं, बोलो। ओके, मानो कि यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल लिया, किसका लिया, 3 डायमेंशनल लिया, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल जैसे मैं बोल लेता हूँ r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो ये हम तीन जो भी हमारा स्टैंडर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने लिखा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पे आपका कोई भी एक पोजीशन P है और इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आपको ये बतलाया हुआ है, जो भी आपका इधर बताया हुआ है। अब देखो ये वाला आपका x कंपोनेंट आया, ये rx हो गया 3, ये आपका हो गया ry और ये हो गया इधर 1 है, तो हम बोल सकते हैं rz।
तो यहाँ से पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाता है यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या आ रहा है, ये सारे चीज आपका हो चुका है। अगर बच्चों यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड पूछे, अगर बच्चों यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड पूछे, तो इन दैट केस आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? मैग्नीट्यूड का मतलब आप यहाँ से जो टू डायमेंशनल है उससे आप बात कर लेते हैं। मानो ये x है, सॉरी ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा r वेक्टर है। अब ये दोनों एक्चुअल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है एक्चुअल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो r कैन बी रिटन एज, बच्चों यहाँ पे r का जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ ये कहाँ से लिखा? पाइथागोरस थ्योरम से लिखा। एक्चुअल में ये कहाँ से लिखा मैंने? पाइथागोरस थ्योरम से लिखा। बट बच्चों यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये दो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने लिखा आई कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आई कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर मतलब x है, प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर x है। जे कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर होगा। तो यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आपके पास है तो आपको क्या करना है, जितना i, j एंड k का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो, फिर समेशन कर दो, फिर अंडर रूट लगा दो। मतलब सिंपल है, अगर कोई भी एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है, बच्चों मैं आपको इधर भी बता देता हूं, कोई भी एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप लिख सकते हो एक्स कंपोनेंट मतलब आई वेक्टर का, आई कैप के साथ आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जेड जे का, सॉरी यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट लिखा, ये के का कोएफिशिएंट स्क्वायर। तो मैंने ये सारे लिखा। अगर मैंने बोला कोई भी एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप ऐसा दिया हुआ है, बच्चों बोला यहाँ पे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ r बोला तो सिंपल आपको अंडर रूट लगा देना, आंख बंद करके अंडर रूट लगाना है। तो यहाँ पे आप इसका जो आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट है 5 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट है 7 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 4 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे मैंने 49 लगा दिया, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड। आपको इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? आपको इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? अगर आपको थोड़ा और कंफ्यूजन हो रहा है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये वाला चीज बताया था, ये वाला टर्म आर पी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, तो इसको भी मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। मैं ये इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ बच्चों, इसको मिटा के आराम से करता हूँ। देखो ये वाला टर्म मैंने क्या बोला था, ये आर वेक्टर था और ये आपका आर कॉस था और ये आपका आर साइन था। इसको हम लोग आर कॉस बोल रहे थे और इसको मैं आर साइन बोल रहा था। तो मैं अगर आर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला तो ऑब्वियस बात है आई का कोएफिशिएंट होगा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये y का j का कोएफिशिएंट r साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा अंडर रूट करा, r स्क्वायर करा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको नजर आता है और इसका वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आपका r निकल आ रहा है। आपको ये समझ में आया कि नहीं बोलो? कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, ऑब्वियस बात है आपको आता है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब कराऊंगा यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालना पड़ता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम इस्तेमाल करना पड़ता है, ये मैग्नीट्यूड निकालना होता है वगैरह वगैरह, आप आगे जाके करने वाले भी हो। यहाँ पे हमारा दूसरा जो भी टॉपिक आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मैंने बच्चों यहाँ पे शोन इन दैट स्लाइड आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका जो भी पॉइंट है पोजीशन है 2 4 5 है एंड दूसरा पोजीशन जो Q है उसका 4 2 एंड 3 दिया हुआ है। आपको बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, जैसे आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P हमें चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम RP कैसे लिख सकते हैं, RP इक्वल्स टू 2i कैप, जैसे एक्चुअल में क्या लिख रहा हूँ, दिस माइनस ओरिजिन, दिस माइनस ओरिजिन, जैसे मैंने यहाँ पे x माइनस ये आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप, मैंने 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 5 माइनस 0 के कैप। तो ये आपका किसका पोजीशन वेक्टर हुआ, आरपी का पोजीशन वेक्टर। वो बच्चों मैं एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी ना आपको आई जे एंड के ऊपर मैं कैप नहीं लिखूंगा,
अब इसको कैप लिख के करना। बात समझ में आ रहा है? मैं कभी कभी मिस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि टाइम का हिसाब है, यहाँ पे क्या क्या कैप लिखते जाएंगे। तो दूसरा, अगर हम यहाँ पे Q का पोजीशन वेक्टर लिखे तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, 4 आई कैप, मतलब 4 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। तो ये सारे हमारा आया ये पोजीशन वेक्टर। बच्चों ये हमने आरपी जो लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, आर क्यू जो लिखा वो मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओ। बट यहां पे हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो इस सिचुएशन में आर क्यू माइनस आर पी हमें चाहिए। क्या चाहिए? आर क्यू माइनस आर पी। तो बच्चों यहां पे आर क्यू कितना है, ये वाला आप देख सकते हो, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आपको आ रहा है हमारा आर क्यू, माइनस जो भी आर पी है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप आ रहा है बच्चों। अब यहां से एक एक करके हमें करना है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और यहां से अगेन माइनस 2 के कैप, ये हमारा आ रहा है जो भी आपका आर क्यू पी वेक्टर। बात समझ में आया? तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। आपको यही निकालना था, मैंने ये निकाला। ये तो हमने बहुत ही ऐसा ऐसा माइनस करके करा, ये हमारा ट्रेडिशनल वे हो गया। बच्चों में आपको ट्रेडिशनल वे नहीं, थोड़ा चालाकी से हम इसको करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पी दिया हुआ है 2 4 5, क्योंकि आपको ये पोजीशन वेक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको मिलेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल में ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है बच्चों, है कि नहीं? तो आपको ये वाला आपका पी पॉइंट, ये वाला आपका क्यू पॉइंट, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब पी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, उसका ही पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सीधी बात है यहाँ पे, ये क्यू हमारा फाइनल हो रहा है, ये हमारा इनिशियल हो रहा है। तो 4 माइनस 2, अब इसको देख सकते हो, 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 4 जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिया, ये वाला हमारा 3 होगा, ये हमारा 3 माइनस 5 के कैप। बच्चों ये आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये वेक्टर मैं लिख सकता हूँ 2i माइनस 2j माइनस 2 के कैप, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो? तो ये हमारा एक्चुअल में वेक्टर हो रहा है। तो ये तो हमने एक लाइन पे कर लिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे डिटेल में करा था। हाँ डिटेल में मैंने आपको समझाया, समझाने के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। ये तो थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा के कर सकते हैं, ऐसा एक्चुअल में ये करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आप भी करोगे जब आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाते जाओगे तो उस सिचुएशन में इसको करोगे, है कि नहीं? तो अभी एक साथ आपको बता दिया, आपको थोड़ा बहुत फील आ जाएगा एक्चुअल में डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। समझ में आया? ओके। एक्चुअल में हम दोनों तो एक ही कर रहे हैं। इसको वेक्टर लिख के वेक्टर वो दूसरा वेक्टर के साथ माइनस कर रहे हो, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट पॉइंट के साथ हम माइनस कर रहे हैं, बात एक ही है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे भैया एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को वहां पे लगाना है। जल्दी से क्वेश्चन को देखो और लगाने का कोशिश करो, पॉज करो और उसको सॉल्व करो। बात समझ में आता है कि नहीं बोलो? तो देखो यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ, कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 20 मीटर पर सेकेंड। कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये बच्चों आपका वेस्ट होता है, ये हम जानते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने नॉर्थ नहीं लिखा। हाँ तो अब इस सिचुएशन में देखो, अगर ऐसा बोला कि कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब दिस इज योर v1 20 मीटर पर सेकंड, इतना हमें समझ में आता है। एंड टेक्स ए टर्न टूवर्ड ईस्ट, टेक ए टर्न टूवर्ड ईस्ट, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन पे इसने अपना टर्न लिया। एंड मेंटेन्स द सेम स्पीड, यहाँ पे आप लिखना है मेंटेन द सेम स्पीड। बात समझ में आया? ये सेम स्पीड को उसने मेंटेन करा, इसका मतलब इधर भी आपका 20 मीटर पर सेकंड है उसका रफ्तार। बात समझ में आया? क्वेश्चन बोला फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों में आपको एक ऑप्शन देता हूं, इसको बता दो, ऑप्शन 0 मीटर पर सेकंड। इज दिस करेक्ट? आपको मैं बता रहा हूं ये करेक्ट है कि नहीं, बताओ। इनमें एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट है या नहीं। ऑप्शन आपका आंसर ये है, आपको यस और नो, करेक्ट है या नहीं आपको बताना है। अगर करेक्ट है तो यस बोलो, रॉन्ग है तो नो बोलो। जल्दी से टाइप करो इसको, जल्दी से, जल्दी अभी करो। कर लिया? ओके। तो देखो मैं बताता हूं, ये आपका गलत है।
मैं अभी सुनाता हूं एक्चुअल में क्या है। ये आपका v2 वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका v2 वेक्टर मिल रहा है, ये आपका v1 वेक्टर मिल रहा है। बच्चों हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी मींस हम किसी भी चीज का चेंज देखना चाहते हैं, मींस आपको फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज का अगर चेंज देखना चाह रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज सेम, यहाँ पे हमें देखना है। तो vf माइनस vi, दैट मीन्स आप देख सकते हो अगर इसका वेक्टर है, ऑब्वियस बात है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। यहाँ पे के लिए हमें वेक्टर लगाना है बच्चों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगा सकते हो। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और यहाँ पे आपको देखो ये सबट्रैक्शन वेक्टर हो गया, और सबट्रैक्शन वेक्टर एक्चुअल में क्या है, एडिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड अ नॉर्मल वेक्टर। बात समझ में आता है, कोई भी एक वेक्टर के साथ अगर एक नेगेटिव वेक्टर को प्लस कर दोगे तो दैट विल बी योर सबट्रैक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें v1 का नेगेटिव वेक्टर चाहिए, दैट मीन्स आपका ये वाला वैल्यू है। तो मैं अगर इसको ऐसा करके ये ऐसे कर लेता हूं, ये हमारा चेंज हो जा रहा है बच्चों, ये आपका v1 वेक्टर हो गया माइनस v1 वेक्टर, और आपको ये वाला चाहिए, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट विल बी योर डेल्टा वी। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये आपका डेल्टा वी। एक्चुअल में नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट विल बी नेगेटिव वेक्टर। बात समझ में आया। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला, इतना समझ में आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड, देखो ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये एंड ये आपको पता है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधा बच्चों पाइथागोरस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी योर आंसर। तो पहले वाला जीरो वाला गलत है, जीरो ने आपने क्या करा था, सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो वेलो स्पीड जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करा और उसके बाद आपका खत्म हो गया सब कुछ, आपको नेगेटिव -1, आपको -1 मिल गया। बात समझ में आया जिन लोगों ने इसको करेक्ट आंसर बोले थे। अभी समझ में आया कि नहीं बोलो। कोई भी चीज का अगर चेंज हम देखना चाहते हैं तो हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। हियर फाइनल स्पीड इज v2 एंड इनिशियल स्पीड इज v1। यहाँ पे हम वेक्टर देख रहे हैं क्योंकि वो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अगर वेक्टर देख रहे हो तो उस सिचुएशन में वेक्टर ऑपरेशन को लगाना है। बात समझ में आया। और ये तो चैप्टर हम वेक्टर वाला ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नॉर्मली आपको क्वेश्चन पेपर में तो बोलेगा नहीं ये वेक्टर से आया बेटा, ये वेक्टर से करो, ऐसा नहीं है, आपको देख के ही पता चलेगा। और चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला तो वेक्टर करा तो रिजल्टेंट वेक्टर आया। और सबट्रैक्शन वेक्टर हमेशा क्या आपको याद रखना है, वो एडिशन वेक्टर है, एक वेक्टर के साथ दूसरा नेगेटिव वेक्टर होता है, दोनों का समेशन को हम लोग बोलते हैं सबट्रैक्शन वेक्टर। आगे देखते हैं, और भी बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों। देखो यहाँ पे if point 0.5 I cap plus 0.8 j cap plus a c k cap is a unit vector, find the value of c। या अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको सी का वैल्यू निकालना है। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैंने पहले भी बोला था, कोई भी एक यूनिट वेक्टर मतलब आपको क्या करना है, उसका वेक्टर को अपना जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर लो, कोई भी वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। बच्चों यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आया। और ये हमारा इस क्वेश्चन में बोला ये तो यूनिट वेक्टर है, दैट मींस इसका मैंने मैग्नीट्यूड ये निकाला ना, ये तो हमारा यूनिट ही होगा, ये क्या होगा 1 होगा, ऑब्वियस बात है, यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चों ये हम कर सकते हैं 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अब बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे 0.1 माइनस, ये वाला कितना हो जा रहा है, ये -89 हो जा रहा है, तो ये 11 हो जा रहा है बच्चों। ये आप देख सकते हो सी का वैल्यू जो है 0.11 अंडर रूट 0.11, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट
0.1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ऐसा 10 लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर जाके ये आपका बनता है, दैट विल बी योर आंसर बच्चों। ये आपको देखना, ये एक बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ सवाल है। कितना सिंपल सवाल पूछ लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा ये एक वेक्टर है, वो एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो, इक्वल टू 1 लगा दो, काम बन चुका है। बात समझ में आया? क्वेश्चन को मैनिपुलेट करो, क्वेश्चन को क्या करो, मैनिपुलेट करो। कौन सा फॉर्मूला में वो कन्वर्ट करा जा सकता है वो देखो। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं कुछ और सवाल है कि नहीं। देखो बच्चों, ये मजादार, थोड़ा मजादार सवाल है। इसमें बोल रहा है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर है, इसे वेक्टर कैप लगा देते हैं। गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना है बच्चों। कुछ भी हो सकता है दोनों के बीच का एंगल। तो सबसे पहले आप ये चीज देखो, ए प्लस बी का मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ए प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी सी स्क्वायर कहां से आ जाएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा। मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। अब ये जो आर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, और आर का वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, ए ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बराबर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये वाला वैल्यू आप अगर लिखोगे तो आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट यहाँ से 2 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा आप लिख सकते हो। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट, मैंने ये फैक्टर फॉर्म में भी बताया था, 1 प्लस कॉस को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लिख सकते हो कि नहीं बोलो। 1 प्लस कॉस 2a को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस लगा दो। आप क्या करोगे, साइन को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो प्लस यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 और यहाँ पे कॉस 2a, तो ये इस साइड में आ जाएगा तो 2 कॉस। तो बात तो यही पे अब बन जाता है। देखो यहाँ पे बच्चों 2a तो निकल आया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी आपको निकल आया। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। एंड रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू है वो भी तो a है। तो ये ए गेट्स कैंसल्ड आउट। तो आप बोल सकते हो कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू हाफ है। तो अगर ये हाफ है तो थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120। बात समझ में आया कि नहीं बोलो भाई। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला को मैंने पुट करा, बस इतना ही, खत्म। इतना समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं। शर्म आ गया था मेरे को पूछ के। हाँ बच्चों, ये जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये होमवर्क, हॉस्टल वर्क, जहां पे आप रहते हो वो वर्क है। यहाँ पे 3 सवाल मैंने लगाया, ये 3 सवाल मैंने आपको बताया। ये 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3.5 वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस है, ये तीनों के तीनों सवाल आपको करना है और मेरे को कमेंट में बताना है उसका रिजल्ट। उसका रिजल्ट जो भी आंसर होगा वो कमेंट करो। ये कमेंट करना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ओके कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3D। 3 डायमेंशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देख रहे हैं बच्चों। मैंने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ये मैं बोल लेता हूँ ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट से, ये ओरिजिन से ये ए पॉइंट ऐसा है। मानो कि ये आपका ओरिजिन, मैं कैसे दिखाऊं, ये आपका ओरिजिन है। देखो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ऐसा रखा हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस से इधर रखा हुआ है, वाई एक्सिस का इधर, एंड जेड एक्सिस का भी तो इधर है ना, इधर आपको दिख रहा है। तो ये वाला वेक्टर विल बी ए वेक्टर। तो यहां से यहाँ पे आपको एक क्यूब शेप दिख रहा है, यहाँ पे क्यूबॉइड मान सकते हो, एक क्यूबॉइड शेप का है। और ये क्यूबॉइड का जो अंदर का कॉर्नर है, वहां से ये बाहर का कॉर्नर तक ही वेक्टर मैंने दिखाया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये वेक्टर जो है, इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स कंपोनेंट में, एक्स के साथ एक कंपोनेंट आएगा, वाई के साथ दूसरा कंपोनेंट आएगा, एंड जेड के साथ तीसरा कंपोनेंट आएगा। तो एक एक
कंपोनेंट को मैंने ए एक्स बोला, इसका ए वाई बोला, इसको मैंने ए जेड बोला। तो ये मैंने अगर ऐसा बोला तो इसको वेक्टर में मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स वेक्टर आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई के कैप। तो ये मेरा पूरा का पूरा वेक्टर बन जाता है। इतना समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैंने पहले भी बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? ये सारे के सारे आई जे एंड के का कोएफिशिएंट हुआ कर रहा था, तो इसीलिए हमने क्या करा, सबको हमने प्लस कर दिया और अंडर रूट लगा दिया स्क्वायर करके, है ना। तो ये आपको मैग्नीट्यूड आपको समझाता है। और ये ए एक्स ए वाई एंड एड जेड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट एक्चुअल में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए बोल रहे थे। आपको याद आ रहा है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने बोला था उधर 2 डायमेंशन में, मैंने बोला था दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था दोनों के बीच में। यहाँ पे भी आपका वही है। आया समझ में? इंपॉर्टेंट और एक बात है जो 3 डायमेंशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर आपको दे सकता है। आर वेक्टर ऐसे दिया, मानो आर वेक्टर इक्वल्स टू, ऐसा हम एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर है। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूं ना बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट, ऐसे में लिखा। ये हमारा क्या हुआ, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड हुआ। ये एक्चुअल में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना बच्चों, तो ये क्या क्या है वो चीज आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखना है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया ये आपका क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ये आपका वेक्टर था। अगर ये वेक्टर जो 3 डायमेंशनल, मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था, ये वाला ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, वही ए वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाया। तो अगर ये x है, ये अगर y है, ये अगर z है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a का जो कंपोनेंट है बच्चों, ये y पे, ये x डायरेक्शन पे कंपोनेंट है, इसमें एक एंगल बना रहा है, वो x के साथ अल्फा बना रहा है। जो आपके साथ ये y के साथ बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। जो z के साथ बना रहा है, उसके हम क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कॉस ऑफ दैट अल्फा, कॉस ऑफ दैट बीटा, कॉस ऑफ दैट गामा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस। कौन सा डायरेक्शन पे कॉस लगा रहे हो, कौन सा डायरेक्शन पे कॉस लगा रहे हो, एक्स के डायरेक्शन पे कॉस लगा रहे हो तो एक आ रहा है, वाई के डायरेक्शन पे कॉस लगा रहे हो तो दूसरा आ रहा है, जेड के डायरेक्शन पे कॉस लगाते हो तो तीसरा आता है। तो एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर कॉस अल्फा इक्वल्स टू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मानो कि बच्चों ये आपका कॉस अल्फा लिखना चाहते हो, तो ये एक आपका रेक्टेंगल, ये मैंने क्या लिखा, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, तो ये आपको अल्फा दिया हुआ है, तो दैट अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, आप क्या लिख सकते हो, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा है, वही जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारा आर वेक्टर मान लेते हैं, और यहाँ पे जो इसका जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ये आपका आया कि नहीं बोलो। तो वही कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूं। एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जिस डायरेक्शन का आप डायरेक्शन कोसाइन लिखते हो, वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां से हमने वही करा, y डिवाइडेड बाय r एंड z डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे आपको बोल सकते हो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो यहाँ पे cos अल्फा को l बोल रहे हैं, cos बीटा को m बोल रहे हैं, और cos गामा को n बोला जाता है। और उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, डिसीज बोला जाता है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मत समझ लेना, क्या है डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे आप अगर सबको आप स्क्वायर करोगे और प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, सबको स्क्वायर करोगे और ऐड कर दोगे, सबको स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। देखो एल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, आर अब नीचे कॉमन ले लो आर स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा प्रीवियस स्लाइड में देखो, यही तो है। और इसमें आप आर का अगर स्क्वायर लगा दोगे, यहाँ पे आर का स्क्वायर लगा दोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे मिलेगा कि नहीं भैया, बोलो ना, मिल गया ना। तो यही चीज आपको मिल रहा है। एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, तो दैट विल बी योर आंसर 1।
बात समझ में आया कि नहीं? तो पॉइंट भी नोटेड, आपको पॉइंट याद रखना है। नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, नोट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। कोई भी एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके सम कर रहे हो तो वो हमेशा वन होता है, वो हमेशा वन होता है। आपको प्रूफ मिल गया, बात समझ में आया? तो डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों मैंने जो आपको असाइनमेंट वाला न्यूमेरिकल दिया ना बच्चों, ये प्लीज आप इसको सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे को पूछना, कोई शक वाली बात नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसको देखो। क्यू एन जो सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड। भैया यहाँ पे क्या पूछ के मेरे को शर्म आ गया भाई। तो मैं करता हूं 5 का स्क्वायर प्लस 4 सॉरी 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 25 प्लस 4 प्लस 16 दैट मीन्स आप बोल सकते हो 45। दैट मीन्स अब 3√5 हो सकता है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आया? दिस इज योर मैग्नीट्यूड। आपको पूछा डायरेक्शन कोसाइन, दैट मीन्स ए एल निकालना है। एल मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ये, अरे समझ आया कि नहीं बोलो? x डिवाइडेड बाई आर, इसी को तो हम लोग l बोल रहे हैं, x डिवाइडेड बाई आर। और r यही तो है, r एक्चुअल में आपका, बात समझ में आया? तो x का वैल्यू क्या है, मतलब i का कोएफिशिएंट 5 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 3√5 एंड n का वैल्यू क्या होगा बच्चों 4 डिवाइडेड बाई 3√5। सो ये सारे आपका आंसर था। आपको समझ में आया कि नहीं बोलो? बहुत अच्छे से समझ में आया, मेरे को भी आ गया, मजा आ गया। मैं जो भी बोल रहा हूं आपको मजा आ गया। जो भी वेक्टर है हमने मेजर पार्ट हमने कर लिया, अभी छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। हालांकि प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटा पार्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से निपटा देंगे। उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। 1 या 2 लेक्चर में मैं उसको खत्म कर दूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। आपको मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और जो भी मैंने असाइनमेंट दिया उसको जरूर सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, लॉकडाउन के टाइम है, आराम से घर में बैठो, सेफ रहना और जम के पढ़ाई करना। टेक केयर एंड बाय बाय।